हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपीएससी हिस्ट्री की तैयारी। आज हम इसमें कक्षा 6 हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की इतिहास की जो पुस्तक है जिसमें नया सिलेबस आया है अभी पिछले साल, हमारा भारत वन। तो एनसीईआरटी में पहले हमारा अतीत वन है, तो इसको चेंज करके हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने नया सिलेबस लेके आए हैं। तो इसमें इतिहास हमारा भारत भाग 1 है, जो कक्षा छठी के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। तो इसका हम फर्स्ट चैप्टर आज करेंगे। इस चैप्टर का नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ तक कि एचएसएससी, एचपीएससी, पीजीटी और जो लेक्चरर का एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो है, उसमें इसमें इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि सरस्वती सिंधु सभ्यता है, तो सरस्वती सिंधु सभ्यता क्यों बोला जाता है इसको। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, आज हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे। और जो बच्चे अपने वार्षिक एग्जाम की तैयारी सही से नहीं कर पाया है, तो वो भी हमारे उसको भी ये जो वीडियो है वो काफी सहायता करेगी। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता, कक्षा 6 का ये पहला पाठ है। नदियों से मनुष्य को जल की आपूर्ति होती थी। पूरे वर्ष यहाँ कृषि और मवेशियों के लिए पानी आसानी से उपलब्ध रहता था। विश्व की सभी सभ्यताएं जल स्रोतों, विशेषकर नदियों के किनारों पर ही पनपी। तो जो विश्व की लगभग सभी जितनी भी सभ्यताएं हैं, वो चाहे मिस्र की सभ्यता हो और जो भी विशेष जो सभ्यताएं थी, वो नदियों के किनारे ही बसी थी, उनका विकास हुआ। सरस्वती नदी भारत की प्राचीनतम नदियों में से एक थी, जो आज विलुप्त हो चुकी है। इस नदी की अनेक शाखाएं भी थी। विभिन्न प्रमाणों से इस नदी की उपस्थिति 5000 वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। भू आकृतिक अवशेषों एवं उपग्रहों द्वारा प्राप्त चित्रों से पैलियो चैनल द्वारा सरस्वती नदी का प्रवाह निश्चित होता है। खुदाई में सबसे अधिक सन 1500 के लगभग पुरातात्विक स्थल इन्हीं नदियों के किनारे मिले हैं। सरस्वती नदी आद्री बद्री से निकलकर हरियाणा के यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा से बहती हुई राजस्थान व गुजरात होती हुई अरब अरब सागर में गिरती है। तो ये क्वेश्चन जो एचएसएससी है, उसमें बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, कि जो सरस्वती नदी है वो कहाँ से निकलती है। तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एचएसएससी का जो भी एग्जाम है, ग्रुप सी डी का, तो उसके लिए ये बहुत बार ही पूछा गया है ये क्वेश्चन, कि जो सरस्वती नदी है वो कहाँ से निकलती है। तो ये कहाँ से निकलती है सरस्वती नदी? आदि बद्री से निकलकर और हरियाणा में कहाँ? यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा से बहती हुई राजस्थान व गुजरात होती हुई अरब सागर में गिरती थी। दूसरी नदी सिंधु नदी है, जो आज भी बहती है। इसका अधिकतर प्रवाह वर्तमान पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो व बालाकोट जैसे प्रमुख स्थल इसी नदी के किनारे स्थित है। तो पैलियो चैनल क्या होता है? पैलियो चैनल है नदियों का पूर्वकलिक प्रवाह। सरस्वती, सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे मिले अनेक नगर अवशेषों के आधार पर इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है या जो सिंधु सभ्यता है, उसको सरस्वती सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सरस्वती, सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे अनेक नगर बसे हुए थे, तो उनके जो पुरास्थल, जो अवशेष मिले हैं, उनके आधार पर ही इस नदी को सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। तो ये आप हरियाणा में इसका ये देख सकते हैं, चंडीगढ़, बनवाली, कालीबंगा, जो ये हड़प्पाकालीन स्थल है। प्राचीन एक ये दिया गया है, क्या आप जानते हैं प्राचीन भौतिक अवशेष अपनी कहानी स्वयं बताते हैं। पहली बार ये अवशेष हड़प्पा में देखे, जब यहाँ
रेल लाइन बिछाने के लिए रोड़े चाहिए थे। मजदूर वहां नजदीक एक टीले से ईंटों के रोड़े उठा लाए। तब पहली बार अंग्रेज अधिकारियों के ध्यान में यह जगह आई। 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में जब रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खुदाई करवाई गई, तब एक विशाल नगर के अवशेष निकले। तो हड़प्पा की खोज कब हुई? हड़प्पा की खोज 1921 में हुई। और किसके नेतृत्व में हुई? दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की जो है वो खुदाई की गई। और कब की गई? 1921 में। ये तो यूजीसी नेट तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी लेवल में एज स्टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा की जो खुदाई है वो 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में रावी नदी के किनारे की गई। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में जो सिंधु नदी है, 1922 में राखलदास बनर्जी है, उनके नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो से भी इसी प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है वो कब हुई? मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में हुई। और किसने की या किसके नेतृत्व में की गई? राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में की गई थी। नगर योजना, सिंधु सभ्यता की जो नगर योजना है वो कैसी थी? नगर योजना, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के अवशेष हमें दो भागों में मिले हैं। पश्चिमी भाग छोटा था परंतु ऊंचाई पर बना हुआ था। इसे दुर्ग क्षेत्र या नगर दुर्ग कहा गया है। सिंधु सभ्यता का जो पश्चिमी भाग होता था वो छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था। नीचे एक चबूतरा बनाया जाता था, जब मिट्टी से कच्ची ईंटों से चबूतरा बनाता था। इसको नगर दुर्ग कहा गया है। ऐसा माना गया है कि इसमें जो प्रशासक वर्ग था, जो अमीर वर्ग थे या जो राजा वगैरह थे वो यहाँ पे रहते थे। पूर्वी भाग बड़ा था जिसलिए निचला नगर कहा गया। अधिकतर पुराणों के अधिकतर पुरास्थलों के सॉरी अधिकतर पुरास्थलों के दोनों हिस्सों को चार दीवारी से घेरा गया था, जिसे पक्की ईंटों से बनाया गया था। वे इतनी मजबूत दीवारें थीं कि आज भी खड़ी हैं। कुछ सार्वजनिक निर्माण कार्य भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार मिला है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। कई जगह भी इसमें जिप्सम मिलता है कि पानी का जो नीचे इसमें फर्श था, फर्श के ऊपर क्या था, जो प्लास्टर किया गया था जिप्सम से। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनी है। चारों ओर कमरे बनाए गए हैं। कुएं से पानी निकाल कर इसे भरा जाता था। इसे खाली करने के लिए नाली बनी है। ऐसा लगता है कि धार्मिक पर्व पर इसमें स्नान किया जाता होगा। तो धार्मिक अनुष्ठान के लिए क्या बना हुआ था? एक विशाल स्नानागार बना हुआ था। सड़कें और नालियां, सड़कें 13 फुट से 33 फुट तक चौड़ी होती थी और गलियों की चौड़ाई 9 से 12 फुट होती थी। हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें थी वो 13 फुट से 33 फुट तक चौड़ी होती थी। और जो गलियों की जो चौड़ाई है वो कितनी होती थी? 9 से 12 फुट। सड़कें कितनी? 13 से फुट से 33 फुट तक चौड़ी होती थी और गलियां जो है वो 9 फुट से 12 फुट तक चौड़ी होती थी। और एक और हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें हैं उनका एक एक विशेषता की थी कि ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के दोनों ओर नालियां बनी थी। घरों में प्रयुक्त पानी इन नालियों में आकर गिरता था। ये नालियां ईंटों से ढकी होती थी जिनको हटाकर आसानी से नालियां साफ की जा सके। ये नालियां मुख्य नाले में जाकर गिरती थी जो नगर से बाहर पानी को ले जाता था। विश्व की एकमात्र सभ्यता है जिसमें इतनी व्यवस्थित नालियों की व्यवस्था मिली है। ये हड़प्पा सभ्यता में जो नालियों की पानी की निकासी की जो व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था विश्व की किसी भी सभ्यता में नहीं मिली है। भवन निर्माण योजना, ये हड़प्पा सभ्यता के जो घर है वो भी योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। घरों का निर्माण एक निश्चित योजना से होता था। आमतौर पर घर दो मंजिल के होते थे। घर में आंगन होते थे तथा रसोई घर, स्नानागार व शौचालय की सुविधा होती थी। दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर न खुलकर गली में खुलते थे। कई घरों में कुएं भी मिले हैं। जो घरों का निर्माण है वो किया गया था। और जो मुख्य दरवाजे जो थे वो जो घर का दरवाजा होता था वो मुख्य सड़कों के ऊपर नहीं खुलता था, ताकि जो घर की जो सेपरेट
अलग से रखा जाता था और घर बाहर कुछ एक जगह पे घरों के जो बाहर का जो एक दरवाजा बना होता था, उसके साइड में कुआं होता था कि ताकि जो राहगीर है वो आते जाते भी वहां से पानी ले सके। लगभग 700 कुएं मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। सरस्वती सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी है? तो इसका समय काल क्या है? गार्डन चाइल्ड के अनुसार यह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी मानी गई है। गार्डन चाइल्ड के अनुसार सिंधु सभ्यता जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है वो कितनी पुरानी है? 4000 वर्ष पुरानी है। जबकि मार्टिमर व्हीलर ने इसका अनुमान 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच माना है। परंतु नवीन खोजों के अनुसार यह सभ्यता 8000 साल पुरानी है। गार्डन चाइल्ड के अनुसार सरस्वती सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी है? 4000 वर्ष पुरानी है। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच माना है। परंतु जो अगर आधुनिक इतिहासकार है या उनकी खोजों को माना जाए तो यह सभ्यता 8000 साल पुरानी है। जनजीवन, ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो जनजीवन है वो कैसा था? कृषि कैसी थी? नगरों को देखकर लगता है कि ये लोग समृद्ध और खुशहाल थे। लोग नगरों के अतिरिक्त गांव में भी रहते थे। गांव में रहने वाले लोग कृषि करते थे। खुदाई में मिले अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। कृषि बैल और ऊंटों की सहायता से हल से की जाती थी। हलों का प्रयोग भी किया जाता था और बैल और ऊंटों का प्रयोग किया जाता था और कृषि हल की सहायता से की जाती थी। जो सिंचाई है वो नदियों व तालाबों से की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में नदियों और तालाबों से सिंचाई करते थे वहां के लोग। पशुपालन, हड़प्पा सभ्यता के लोग ऊंट, बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी व हाथी आदि पशु पालते थे। बत्तख, खरगोश, हिरन, मुर्गा व तोता आदि पक्षी भी पालते थे। ये सभी जानवर उनके कृषि कार्य, यातायात व भोजन में सहायक थे। पशुओं को वे झुंडों में चराने के लिए दूर दूर ले जाते थे। माप तोल, ऐसे तराजू के कुछ साक्ष्य मिले हैं। धातु के बर्तन भी मिले हैं और मिट्टी के बर्तन भी ये हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। तो सुंदर आकार के चट पत्थर के पाट जो अनेक स्थानों से मिले हैं उनका माप एक समान है। तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो बाट है वो कौन सी धातु से बने होते थे? वो चट पत्थर से बने होते थे और उनका जो माप है एक समान है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया होगा। बड़ी और भारी वस्तुओं को तोलने के बाट भी मिले हैं। पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी से बनी अनेक चीजें मिली हैं। धातुओं को गलाना, ढालना व मिश्रण करना वे अच्छी तरह से जानते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से भी गहने और बर्तन बनाते थे। मिट्टी के बहुत ही सुंदर बर्तन बनाने में ये लोग प्रवीण थे। यहाँ से सुंदर मनकों के गहनों के अतिरिक्त अनेक बाट और फलक भी मिले हैं। हार श्रृंगार, कि उनका जो सामाजिक या सांस्कृतिक जीवन था, सांस्कृतिक जीवन था वो कैसा था? बहुत ही सुंदर आकार के सोने, चांदी और पत्थरों के गहने मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुई है वहां से सोने, चांदी और पत्थरों के गहने मिले हैं। अनेक मन के कार्नियल पत्थरों से बनाए गए हैं जिनमें माला बनाने के लिए छेद किए जाते थे। जो माला बनाने के लिए जो मनके हैं वो किनसे बनते थे? कार्निलियन पत्थरों से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में कुछ जगह पर खुदाई से तांबे का एक दर्पण भी मिला है। कंगा है, ये देख लो कंगा कैसा था, ऐसे आकार में कंगा है और खुदाई में मिले कुछ गहनों के चित्र भी इसमें दिए गए हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के कुछ अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके मिले हैं। पक्की मिट्टी और फयान से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं कि भाई उसका समय में हड़प्पा सभ्यता के काल में कताई भी, सूत की कताई भी की जाती थी। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो ये होता था कि खेती के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिलते? खेती और पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य मेहरगढ़ और बागौर में मिलते हैं। तो 7000 साल पहले जो कपास की खेती है, कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़ में मिलते हैं। व्यापार, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार कैसा था? आयात निर्यात व कच्चे माल की प्राप्ति। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे धातुएं प्राकृतिक रूप से मिलती हैं,
जबकि कपड़ा बनाने के लिए कपास किसान के द्वारा उत्पादित होती है। तांबा, टीन, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों को वे दूर-दूर के क्षेत्रों से मंगवाते थे। तांबा राजस्थान व पश्चिमी देश ओमान से मंगवाते थे। राजस्थान का जो खेतड़ी है वो तांबे के लिए बहुत फेमस था। हड़प्पा सभ्यता में खेतड़ी से तांबा की का आयात किया जाता था और कहाँ से? विदेशों में पश्चिमी देश ओमान से तांबा मंगवाया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान व अफगानिस्तान से किया जाता था। तो कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ जो तीन धातु हो मिलाई जाती है और टीन कहाँ से प्राप्त होता था? टीन जो है आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो सोने का जो आयात है वो आधुनिक कर्नाटक में खानें हैं सोने की, वहां से किया जाता था। और जो बहुमूल्य पत्थर है उनका आयात तो है गुजरात, भारत में कहाँ से? गुजरात। और अगर दूसरे देशों की बात करें तो ईरान और अफगानिस्तान। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से किया जाता था और बहुमूल्य पत्थरों का आयात है वो जो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। फेयांस, फेयांस क्या है? खुदाई में फेयांस से बनी मूर्तियां, मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन मिले हैं। फेयांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद इन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के हरे होते थे। हड़प्पा सभ्यता में सबसे जो महत्वपूर्ण एक नगर था लोथल। तो लोथल जो है एक बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ है। वहां से कुछ गोदीबाड़े मिले हैं, उनसे ये साबित होता है कि लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। सरस्वती सिंधु सभ्यता का सबसे विस्तृत स्थान राखीगढ़ी हिसार में है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एचएसएससी ने पूछा है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता का सबसे विस्तृत स्थान कहाँ पे है? तो राखीगढ़ी हिसार में है, हरियाणा के राखीगढ़ी हिसार में है। अब ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल बन गया है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में है। मुहरें, हड़प्पा के लोग शेलकड़ी की मुहरें बनाते थे। तो एक क्वेश्चन बनता है कि जो मुहरें हैं वो किससे बनती थी? शेलकड़ी से बनती थी। ज्यादातर मुहरें आयताकार हैं, जिन पर समानतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। मुहरों का प्रयोग एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने वाले सामान से भरे डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा। थैलों पर मुहरबंदी के लिए लाख जैसी वस्तुओं का प्रयोग करके इन मुहरों से छाप लगाते होंगे, जिससे यदि कोई सामान के साथ छेड़छाड़ करे तो छाप टूट जाती होगी। मनोरंजन के साधन, खुदाई में बच्चों के मिट्टी के खिलौने व बड़ों के द्वारा खेले जाने वाले शतरंज व चौपड़ के पासे मिले हैं। अन्य मनोरंजन के साधनों के अवशेष भी मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन के साधन क्या थे? तो बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने मिले हैं और बड़ों के द्वारा कौन कौन से खेल? शतरंज और चौपड़ के जो पासे मिले हैं, कि मतलब चौपड़ खेला जाता था और शतरंज खेला जाता था। मनोरंजन के कुछ अन्य साधन भी वहां पे मिले हैं। इतिहास में तिथियां कैसे पढ़ें? अंग्रेजी में बीसी, जिसे हम हिंदी में ईसवी पूर्व कहते हैं। बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट व ईसवी पूर्व का अर्थ होता है ईसा पूर्व। कभी कभी हम तिथियों से पहले एडी लिखा पाते हैं और हिंदी में एडी की जगह ईसवी लिखते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक में भी, जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें भी ये दिया गया है 11th क्लास में। कभी कभी हम तिथियों से पहले एडी लिखा पाते हैं और हिंदी में एडी की जगह ईसवी लिखते हैं। एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब है एनो डोमिनी, जो लैटिन शब्दों से बना है और इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। इसका सामान्य अर्थ ईसा के बाद के वर्षों के लिए किया जाता है। हिंदी में ईसवी से अर्थ हुआ ईसा के जन्म से। कभी कभी एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का प्रयोग बिफोर क्राइस्ट एरा के लिए होता है। सीई कई बार हम ऐसे लिखते हैं 1978 सीई, तो कॉमन एरा। बीसीई बिफोर क्राइस्ट एरा। तो सीई का अर्थ हुआ
कॉमन एरा, और बीसीई का अर्थ हुआ बिफोर क्राइस्ट एरा। अब हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब क्रिश्चियंस एरा का जो प्रयोग है वो सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग भी होता है, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट मतलब वर्तमान से पहले। आगे कुछ तथ्य दिए गए हैं, जैसे कि कहाँ कहाँ से कौन सी चीजें हमें मिली हैं, तो इनको भी हम कुछ देख सकते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो और आगे भी आप आगे के जो चैप्टर है वो चाहते हैं कि हम ऐसे ही लेके आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमें आगे के लिए मोटिवेशन मिले और हम ऐसी वीडियो आपके लिए बना के लेके आए जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए और एच टेट, नेट और एचएसएससी की तैयारी करने वाले जो हमारे भावी एस्पिरेंट्स हैं उनको भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।